हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कर और व्यय अंतर्राष्ट्रीय तुलना में। कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य कई देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम है। नीचे दी गई तालिका में भारत सरकार द्वारा संग्रहित की गई कर और खर्चे कुल राशि की तुलना अन्य देशों के साथ की गई है। कर और व्यय। कर यानी टैक्स जो लगता है और उससे जो आय प्राप्त होती है बच्चों, उसका व्यय अर्थात खर्च जो है अपने ही देश के लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जाता है। इसी आय से सरकार की जो टैक्स के माध्यम से आय होती है, इसी आय से हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी देते हैं जो हमारे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सैनिकों को वेतन दिया जाता है, पुलिस जो हमारे शहर की रक्षा करती है, सैनिक जो हमारे सीमाओं की रक्षा करती हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी वेतन इसी आय से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सरकार जो है अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। कभी छोटे बड़े उद्योग लगाने के लिए भी कार्य करती है। कई योजनाएं बनाती हैं देश के नागरिकों की सुविधाओं के लिए, जिससे उन्हें सुविधाएं भी प्राप्त हो और उद्योग भी प्राप्त हो, रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराती है। तो इन सभी कार्यों के लिए सरकार को जो धन प्राप्त होता है वह केवल टैक्स के माध्यम से ही प्राप्त होता है। परंतु यदि कर की छूट और चोरी के कारण भारत सरकार की जो आय है वह अन्य देशों की तुलना में कम है। जब आय कम होगी तो खर्च भी कम होगा। आप अपने पारिवारिक बजट को ही देख सकते हैं। अपने परिवार का बजट देखें, बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग अपने परिवार में, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जो कार्य करते हैं, जिन्हें वेतन प्राप्त होता है या अन्य वस्तुओं से उनकी आय होती है। जितनी भी आय परिवार में होती है, मान ली 3 स्रोतों से होती है, 3 स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है वो 15,000 होती है। ठीक है, इस 15,000 का बजट बनाइए अपने परिवार में। और बजट में क्या क्या डालेंगे? भोजन पे खर्च, यदि किराए के मकान में रहते हैं उसका खर्च, बिजली का खर्च, आपके स्कूल की फीस, विद्यालय के खर्चे, परिवार के अन्य खर्चे, स्वास्थ्य पे खर्चे, बचत की अगर कोई डिमांड है तो उसके खर्च। इन सभी खर्चों को जोड़ करके देखिए कि आपके प्रतिमाह के बजट में किस प्रकार का कार्य हो सकता है और कितना आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम अपने भी देश का बजट भी हम इसी प्रकार बनाते हैं कि प्रत्येक वर्ष में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, अगले आने वाले वर्ष में कितना टैक्स बढ़ाना है कि कम करना है, कि कोई नया टैक्स लगाना है तो टैक्स बढ़ाना है तो कितने प्रतिशत बढ़ाना है, यदि कम करना है तो कितने प्रतिशत कम करना है। और इस प्रकार से जो सरकार की आय प्राप्त होगी उससे हमें अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यदि आय हमारी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ते हैं, सुविधाएं भी बढ़ती हैं। मान लीजिए 15,000 है, उसके बाद कुछ समय बाद आपके परिवार की आय जो है 20,000 हो जाती है। तो अब क्या होगा? 20,000 का बजट बनेगा तो इसमें जो सुविधाएं हैं वह और अधिक बढ़ेंगी, मिलेंगी हमको। ठीक है, तो इसी प्रकार से देश में जितनी आय होगी उतनी ही सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ेंगी और हम उतना ही ज़्यादा अपने देश के लिए खर्च कर पाएंगे। क्योंकि भारत में कर चोरी अधिक है और कर में मिलने वाली छूट है, इस कारण करों का संग्रहण जो है कई देशों की तुलना में भारत में कम है। और
इसी वजह से भारत में संग्रहण के साथ साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम हो जाते हैं। यहाँ नीचे तालिका दी गई, इसमें हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा संग्रहित की गई कर का खर्च कुल राशि तुलना अन्य देशों में के साथ की गई है। यहाँ देश लिखे हुए हैं, कुल संग्रहण जो टैक्स के माध्यम से प्राप्त होता है, संग्रह यानी आय जो प्राप्त होती है वह, और खर्च कितना है, और मनुष्य जाति के लिए मानव पूंजी पर कितना खर्च किया जा सकता है, इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं, चीन की आय 19.4 है, कुल खर्च 29.7 है, और इसमें से मनुष्यों के ऊपर खर्च किए जाने वाला खर्च जो है 7.2 है। इसी प्रकार भारत में 16.6 है कुल आय का संग्रह, और उसमें जो है कुल खर्च है हमारा वो 26.6 है, और मनुष्य जाति के ऊपर केवल 5.1% ही खर्च किया जाता है। इसी प्रकार अन्य देश हैं, ब्राजील की कुल संग्रह आय जो है वह सबसे अधिक है 35.6, और खर्च जो है और उसका खर्च जो है वह कितना है 40.2, अर्थात यह विश्व के दूसरे बड़े देशों में से गिना जाता है। सबसे अधिक खर्च जो है ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का जो है 32.9 है, कुल खर्च है 41.4, और मानव पूंजी पे खर्च किया जाता है 13.4%। तो इस प्रकार ब्रिटेन में सबसे अधिक है खर्च मानव पूंजी पे खर्च, और सर्वाधिक खर्च कितना है 41.4 है। इस प्रकार से ब्रिटेन में जो है खर्च अधिक है और आय भी उतनी आय कम है। जो खर्च जो है कुल संग्रह से अधिक हम खर्च कर रहे हैं ब्रिटेन में। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में आय जो है वह कम है और खर्च अधिक है। इस तालिका से हमें पता चलता है कि भारत का कर संग्रहण अर्थात जीडीपी में प्रतिशत जो है अन्य देशों की तुलना में कम है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है, जबकि भारत एक गरीब देश नहीं है, जिसके कारण यहाँ लोगों की कर देने की क्षमता काफी कम है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों में कर देने की क्षमता तो है, किंतु वह कर पूरी तरह से नहीं पटाते हैं। यह संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है। जब कर का संग्रहण कम होता है तो राजस्व में भी कमी आती है। स्वाभाविक है, यदि टैक्स का संग्रह कम होगा तो क्या होगा, राजस्व की भी कमी होगी, अर्थात सरकारी आय की भी कमी होगी, और इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम ही होगी। और ऊपर दी गई टेबल में देखते हैं तो कॉलम 3 और 4, ऊपर कॉलम दिया 3 और 4 यानी कुल खर्च और मानव पूंजी पर खर्च। मानव पूंजी पर होने वाले खर्च को दर्शाता है। मानव पूंजी पर होने वाले खर्च में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल रहता है। उपयुक्त तालिका को देखकर हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी में होने वाला खर्च भी सीधे सीधे कुल संग्रहण से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव मानव विकास के प्रदर्शन पर पड़ता है। मनुष्य की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध होती है, और यदि आय का संग्रह कम होगा तो मनुष्यों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और उनके विकास के लिए जो खर्च किए जाते हैं वह खर्च भी कम हो जाएंगे।
तो सीधे सीधे क्या होगा, पूंजी का कम होने से कुल खर्च में भी सके संग्रहण में भी कमी होगी, और जितना संग्रहण होगा उसी से हिसाब से खर्च किया जाएगा। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में देखें तो पारिवारिक आय में जितनी आय होगी परिवार की, उतने ही खर्च उसमें किया जाता है, उसी के आधार पर खर्च होता है। यदि आय अधिक होगी तो खर्च भी अधिक होगा, और यदि आय कम होगी तो व्यक्ति की खर्च भी कम ही होंगे। इस प्रकार मानव पूंजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव मानव विकास के प्रदर्शन पर भी पड़ता है। इस प्रकार जितनी आय उतना ही खर्च होता है। ठीक है, सारांश में हम देखते हैं, सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर जरूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, लोगों को उनकी आजीविका दिलवाने, देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि का कार्य करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है, जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के लिए राजस्व की व्यवस्था का लेखा जोखा होता है। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, और इस तरह लगभग हर व्यक्ति परोक्ष रूप से सरकार को कर देता है। प्रत्यक्ष कर निजी तौर पर दिया जाता है। व्यक्ति अपनी आय पर और कंपनियां अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देती हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायसंगत होते हैं, लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रहण में इसका हिस्सा केवल 36% ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के ही करों से होने वाले कर संग्रहण को करों की चोरी और भी बेहतर तरीके से करों की चोरी प्रभावित करता है। अगर कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके तो सरकार आम लोगों के हित में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि सरकार का अपने देश में विकास के लिए आवश्यक है करों का लगना, और इन करों के माध्यम से लोगों को सरकार की आय प्राप्त हो। जितनी सरकार की आय होगी, सरकार उतनी ही आसानी से या उतनी ही मात्रा में देश के सार्वजनिक हित का विकास कर सकेगी। प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है, और यह बजट जो है पिछले वर्ष की वित्तीय वर्ष के खर्चों को और आय को दर्शाता है, और आने वाले वर्ष के आय और व्यय के लिए अनुदान पेश करता है। बजट के अंतर्गत प्रावधान रहता है कि इस वर्ष कितने कर बढ़ेंगे या कम होंगे या बंद किए जाएंगे या कोई नया कर लगाया जाएगा, उससे कितनी आय होगी और उस आय का क्या खर्च होगा, उसे कहाँ खर्च किया जाएगा। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो बजट है, केंद्रीय बजट संसद में पेश हो और राज्यों का बजट जो है विधानसभाओं में पेश किया जाए। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन दोनों ही संस्थाओं में जो प्रतिनिधि आते हैं वह जनता की तरफ से चुनकर आते हैं, और वे ही सरकार द्वारा बनाए हुए बजट को अप्रूवल देते हैं, अर्थात उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। और बिना संसद और विधानसभाओं की अनुमति के हम बजट में कोई भी नया कर नहीं जोड़ सकते, न कर को बढ़ा सकते हैं, और उनकी अनुमति के बिना हम कोई भी नया दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। बजट के अंतर्गत हो या देश के सार्वजनिक हित की बात हो, जो भी सरकार योजनाएं बनाती हैं हमारे लिए, उन सभी के लिए संसद में और विधानसभाओं में अनुमति लेना आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारा मंत्रिमंडल जो है वह भी किसी भी प्रकार से
बिना संसद और विधानसभाओं की अनुमति के सरकारी आय से कोई भी खर्च नहीं कर सकता है और न ही वह किसी को अनुदान के रूप में रकम दे सकता है। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कर के रूप में सरकार को जो आय प्राप्त होती है वह पूरी तरह से सार्वजनिक हितों में और सरकार के देश के हित में कार्य करने में लगाई जाए, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। किंतु लोगों के कर चोरी करने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कर चोरी के कारण जो सरकार के आय में कमी होती है। तो प्रत्यक्ष कर और सेवा कर के माध्यम से लगभग 36% की आय होती है सरकार को जीडीपी में, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों के द्वारा टैक्स का और दोनों ही प्रकार के करों के द्वारा सरकारी आय को प्राप्त की जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके, बाय।